Hello, my dear student. I am Firdaus Khanam from Chemistry Department of PCCP Residence Kota Center. So आज हम जो है मैटर इन आर सराउंडिंग्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैटर होता क्या है और किस तरह से ये आप देख सकते हैं अपने आसपास मैटर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ जानने को मिलेगा ब्रीफली कि किस तरह से जो मैटर है उसके पार्टिकल्स जो है फॉर्म होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। वैसे मैटर से तो आप वैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं 6th क्लास के अंदर, लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। आज आप इस क्लास 9th में पहुंचने के बाद यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो मैटर है हम किसको मैटर कंसिडर करेंगे और किसको मैटर कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सभी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी मैटर नहीं हो सकती। उसमें से कुछ मैटर ही होंगी और कुछ मैटर नहीं होंगी, क्योंकि एक छोटी सी डेफिनेशन हमें इन पे अप्लाई करके देखनी होगी और वो जो मटेरियल्स हमें अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं, अगर वो सब उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं तो ही हम उन्हें मैटर बोलेंगे, अदरवाइज मैटर नहीं बोलेंगे। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन से हम देखेंगे कि किन चीजों को हम मैटर बोलेंगे, किन चीजों को मैटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैं बात करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप मैक्सिमम चीजों को अपने आसपास देखते हैं, उनके अंदर कुछ तो चीजें होती है सॉलिड, कुछ होती है लिक्विड और कुछ होती है गैसेस, ठीक। लेकिन इन सभी को हमने जो है जनरली मैटर बोला ही होता है, ठीक है। अब क्यों बोला होता है, क्योंकि मैटर की एक फिक्स डेफिनेशन यहाँ आपको देखने को मिलती है कि मैटर हम उन्हें बोलेंगे जिनके पास उनका स्पेस होगा, मतलब वो स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते होंगे, उनके पास मास होगा और ऑफर रेसिस्टेंस करते होंगे। अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, कैसे देखेंगे, देखो। अगर आपने टेबल के ऊपर बुक को रखा हुआ है तो डेफिनेटली बुक क्या करेगी, कोई ना कोई स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई कर ही रही होगी। तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या है बच्चों, उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। सॉलिड था, उसने इजीली वहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, वो उसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक। लेकिन लिक्विड में हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी वॉल्यूम है या नहीं। तो जब हम किसी भी लिक्विड को, जैसे कि वाटर हो गया, जूसेस हो गया, मिल्क हो गया, कुछ भी है, उसको जब हम किसी कंटेनर के अंदर भरते हैं तो वो क्या करता है, जिस कंटेनर के अंदर वो प्रेजेंट होता है वो उसके पूरे के पूरे जितनी भी जगह वहां पर होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जितनी भी स्पेसेस उसने वहां ऑक्यूपाई की वो उसकी क्या हो गई बच्चों, वॉल्यूम हो गई। अब बात आती है किसकी, हमारी गैसेस की, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो रूम है उस रूम के अंदर डेफिनेटली गैसेस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तभी तो आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, क्योंकि एयर के अंदर सबसे ज्यादा एसेंशियल गैस जो होती है हमारे लिए, जो सरवाइव के लिए जरूरी है, वो होती है ऑक्सीजन। अगर एयर प्रेजेंट नहीं हुई होती तो हमें ऑक्सीजन ब्रीथिंग में हम नहीं यूज में ले पा रहे होंगे। दैट्स मीन्स इसका मतलब है कि उस रूम के अंदर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हमें पता चल गया कि उस रूम का जितना भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया गया है एयर के थ्रू। तो मींस एयर की खुद की भी एक क्या होती है, वॉल्यूम होती है। लेकिन अगर हम इसको और दूसरे तरीके से मेजर करना चाहें तो हम बलून की हेल्प ले सकते हैं। बलून के अंदर जब हम फिल करते हैं एयर को तो हम देखते हैं कि बलून का साइज जो है वो बड़ा होता चला जाता है। मीन्स हमें पता चल रहा है इससे कि जो एयर है वो क्या कर रही है, अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, मीन्स उसकी जो है वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगा इस सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तीनों में फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या ये स्पेस को क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दैट्स मींस इनके पास वॉल्यूम होती है। तो मींस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के पास इनकी वॉल्यूम है। अब बात करते हैं हम मासेस की। जो बुक है बच्चों, उस बुक को अगर आप अपने हाथ में उठाते हैं, जब आपका खाली हाथ होता है तो आपको कोई वेट फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब आप बुक को अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि बुक जो है पहले से क्या हो गई है, हैवी हो गई, हमारा हाथ पहले से हैवी हो गया। तो मीन्स उस बुक ने कुछ ना कुछ मास हमारे ऊपर छोड़ा, जिससे हमें पता चला कि वो हैवी है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हैवीनेस था वही किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, उसके मास को। इसी तरह से हम बात करते हैं लिक्विड की। तो खाली लिक्विड को हम हमारे हाथ के ऊपर नहीं रख सकते, क्यों, बिकॉज लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, वो बह जाएगा, हमारे हाथ पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक बॉटल लेंगे या ग्लास लेंगे, जो भी आप लेना चाहें। उसके अंदर जब हम वाटर को फिल करेंगे तो क्या होगा, खाली जो ग्लास या बोतल था, पहले उसका वेट अगर आप मेजर करें तो बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर वाटर को फिल कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वाटर बॉटल जो है पहले से हेवी हो गई है। आपने स्कूल में देखा भी होगा कि आप जब घर से वाटर बॉटल को फिल करके लेकर आते हैं तो स्टेबल वो आपके टेबल के ऊपर रखी हुई होती है, क्योंकि वो हैवी हो चुकी होती है, क्योंकि उसके अंदर कौन मास दे रहा होता है, वाटर।
लिक्विड। लेकिन जब वो वाटर बॉटल खाली हो चुकी होती है तो क्या होता है बच्चों, वो इधर से उधर गिरना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मास जो दे रहा था अपना लिक्विड, वो खाली हो चुका है, इसलिए अब वो वाटर का सॉरी उस बॉटल का वेट जो है कम हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स मीन्स लिक्विड ने भी मास को शो किया, सॉलिड ने भी मास को शो किया, जो मैंने बुक का एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं हम गैसेस की। गैसेस की बात अगर हम करें तो जो बलून था हमारा, जब हमने उसको एयर से फिल नहीं किया था, तब उसका अगर वेट आप पहले ही मेजर कर लें और बलून को फिल करने के बाद उसका वेट मेजर करें, तो पहले के कंपैरिजन में जो सेकंड वेट है, जब बलून फिल हो चुका है, उसका वेट ज्यादा आ रहा होगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि गैसेस के पास भी क्या होता है बच्चों, उसका पर्टिकुलर मास होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स वॉल्यूम और मास, ये दोनों ही जो कंडीशन है वो अप्लाई हो गई है किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। अब आता है हमारा ऑफर रेसिस्टेंस। ऑफर रेसिस्टेंस दैट मीन्स जब भी हम किसी भी मैटर को किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या हम उसको क्रशिंग करें या उसकी स्टेट को चेंज करें, तो इतनी इजीली वो है अपने आप में चेंजेस नहीं होने देता, कोई ना कोई रेजिस्टेंस या फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगेंस्ट द चेंजेस, ठीक है, वही क्या कहलाता है बच्चों, उनका रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो हर एक जो मैटर होता है उनके पास ये तीनों ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी? वो वॉल्यूम भी देंगे, उनका मास भी होगा और वो रेसिस्टेंस को शो करेंगे। तो जो भी मटेरियल हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, अगर वो इन तीनों ही चीजों को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं तो वो मैटर होंगे, अदरवाइज मैटर नहीं होंगे। तो अब आप सोचिए कि ऐसा कौन है जो इन तीनों चीजों को फुलफिल नहीं कर सकता, जिसको हम मैटर नहीं बोलेंगे। तो वो जो है वो कौन होता है बच्चों, एनर्जी, एनर्जेटिक जो फॉर्म्स होती हैं, एनर्जीज जो होती हैं, जैसे कि फायर हो गई, हमारी फीलिंग्स हो गई, ठीक है, हमारी सैडनेस, हैप्पीनेस हो गई, ये सब क्या होंगी बच्चों, ये कभी भी मैटर कंसीडर नहीं की जा सकती। क्यों? बिकॉज इनका जो है हम ना तो वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, ना ही इनका कोई मास होता है, और ना ही कोई हम इनमें ऑफर जो रेसिस्टेंस है उनको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दैट्स मीन जो एनर्जेटिक फॉर्म में हमारी जो फायर है, इमोशंस है हमारे, ये कभी भी मैटर नहीं हो सकते। इनको छोड़ के बाकी सभी जो है वो किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, मैटर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो मैटर है उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आइए देखते हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है हमको यहाँ पे मेनली देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये बताता है कि जो मैटर है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हम वन बाय वन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में जो है यहाँ पर बोर्ड के अंदर आपको आपको जो है एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा कौन सा होगा बच्चों की टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है मैटर। देखते हैं एक्सपेरिमेंट में शो करेंगे भी इसको कैसे होगा। फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे बताया हुआ है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसको भी हम प्रूफ करेंगे अभी। थर्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स जो है वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन इनका एक्सपेरिमेंट, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा किस चीज का, कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, किसके, मैटर के। तो देखो कैसे, ये जो लिक्विड है आपने देखा होगा कि जो हमारा वाटर है बच्चों, उसके बीच में हम जब भी बनाते हैं उसका डायग्राम को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वाई? क्यों हम एक डायग्राम को वाटर के इस तरह से डॉटेड लाइन में शो करते हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन में शो नहीं करते? बिकॉज जो वाटर होता है इसके बीच में जो गैप्स है, ये हमको इस चीज को बता रहे होते हैं कि वाटर के इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड नहीं होते। ये हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये जो इनके बीच का जो स्पेसेस है, ठीक है, ये क्यों होता है, ताकि ये क्या कर पाए, फ्रीली मूव कर पाए। तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि इन स्पेसेस की वजह से ही लिक्विड फ्रीली मूव कर पाते हैं। अब ये स्पेसेस हमारे यहाँ पे क्या काम आने वाले देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, मेजरमेंट लिया, फिक्स्ड मेजरमेंट मीन्स 100 ml हमने वाटर यहाँ लिया है, उसके अंदर हमने 20 ग्राम शुगर को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको किसी भी तरह से स्टीयर कर दिया, या फिर आपने इसको गर्म किया, सॉल्यूशन को कैसे भी तरीके से आपने इस शुगर को डिसॉल्व कर दिया। तो जब आपने ऐड किया तब, और डिसॉल्व होने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर का लेवल है वो कितना है बच्चों, 100 ml का 100 ml बना हुआ है। दैट मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब ऐसा मेरिकल कैसे हो गया, होना चाहिए था चेंजेस, क्योंकि शुगर अलग होती है, वाटर अलग होता है, दोनों का मिक्स होने पर थोड़ा तो लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों? बिकॉज
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट हमारी, वो किस चीज को प्रूव करती है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो मीन्स जब हमने शुगर को इसके अंदर ऐड किया तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स जो विजिबल थे वो अपने सबसे छोटे से छोटी साइज के अंदर, टाइनी पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइज के अंदर चले गए। अब ये अपने आप तो हुआ नहीं, कैसे हुआ बच्चों, स्टीयरिंग प्रोसेस के थ्रू। जब हमने इसको स्टीयर किया तो उनके बीच के अंदर क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, एक दूसरे से टकराए, और टकरा करके क्या हुए बच्चों, सबसे छोटी से छोटी अपनी जो उनकी फॉर्म है, कौन सी सबसे छोटी फॉर्म, कौन सी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, उसमें वो कन्वर्ट हो गए। इतने छोटे हो गए कि उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर स्पेसेस प्रेजेंट था किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस था, उन स्पेसेस को जाकर के उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब इन स्पेसेस को जब ऑक्यूपाई कर लिया तो वाटर के बीच में तो ऑलरेडी स्पेसेस थे, शुगर मॉलिक्यूल्स के वहां पहुंच जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज उसकी साइज बहुत छोटी थी, किसकी, शुगर के पार्टिकल्स की, कितनी, बहुत ही ज्यादा छोटी। एटम्स आप जानते हैं कि आप नेक्ट ऐसे नहीं देख सकते, तो इतनी छोटी साइज में जब वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने उस स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां पर उसका लेवल हमको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूफ हो जाता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल जो हमको दिख रहे थे वो सबसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट तभी हो सकते हैं जब वो इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए थे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शो यहाँ पर जो है प्रूफ हो चुकी है कि जो मैटर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स वो टाइनी होते हैं, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये थी, हमें ये कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके के एक्सपेरिमेंटल्स यहाँ पर हमको मिलते हैं। कौन से, एक तो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 जिसके अंदर आपने पोलन ग्रेन्स के मूवमेंट को देखा होगा। पोलन ग्रेन का मूवमेंट वाला ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो जनरली किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ब्राउनियन मोशन के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था और इसको दिया किसने था। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे बच्चों, उन्होंने 1827 के अंदर इस वाले एक्सपेरिमेंट को जो है कंडक्ट किया था, और इसी के बेसिस पे उन्होंने ब्राउनियन मोशन दिया, और उन्हीं के नाम पे इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या था कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, इनके ऊपर कुछ पोलन ग्रेन्स गिरे हुए थे। पोलन ग्रेन्स आप जानते होंगे, प्लांट्स जो होता है उनके जो पोलन पार्ट्स जो होता है वो पोलन ग्रेन कहलाते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो है वो गिरे हुए थे। ठीक, और वो क्या कर रहे थे बच्चों, रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहे थे, तैर रहे थे। तो आपको पता है साइंटिस्ट जो है किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो उसके रीजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने देखा तो उनके माइंड में ये आया कि किस तरीके से एक पोलन ग्रेन जो है वो लिक्विड के ऊपर अपने आप इस तरह से फ्लोट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने इस चीज को कहाँ पर देखा, अपनी जो माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको देखा, तो उनको क्या पता चला कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, ऐसे तो हम नेट ऐसे नहीं देख पाएंगे। जब उन्होंने इसको वहां पर देखा माइक्रोस्कोप से तो उन्हें पता चला कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअस एक दूसरे को हिट कर रहे थे, और उनके हिट करने की वजह से उनके रास्ते में जब पोलन ग्रेन आ रहे थे तो वो भी हिट होते चले जा रहे थे, और उनके इस हिट होने की वजह से ही उनकी जो पाथ है वो इस तरह से उनको दिखाई दे रही थी, तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये जब तैर रहे हिट होने की वजह से, तो कोई भी एक फिक्स पाथ तो होगा नहीं, मीन्स कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो कभी वो इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर तो कभी इधर। तो इस तरह के मूवमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, जिगजैग मोशन नाम दिया। जिगजैग मोशन, उन्होंने इस मोशन को नाम दिया। ठीक है, और इसी जिगजैग मोशन को उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन के इस मोशन को क्या कहा गया, ब्राउनियन मोशन। तो जो ये ब्राउनियन मोशन है ये प्रूफ करता है किस चीज को, कि जो हमारा जो मैटर होता है वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकता है। तो रॉबर्ट ब्राउन का ब्राउनियन मोशन यहाँ पे किसके लिए दिया गया है बच्चों, लिक्विड्स के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसी ब्राउनियन मोशन को हम, रॉबर्ट ब्राउन ने आगे हमें बताया कि गैसेस के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। गैसेस के अंदर कैसे, कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमको अभी यहाँ पर अपने आसपास नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे रूम के अंदर से
कोई भी लाइट बीम जब एंटर कर रही होती है तो हम वहाँ देखते हैं कि बहुत ही छोटे-छोटे से पार्टिकल्स हमको हवा में तैरते हुए, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह से क्यों उड़ रहे हैं, क्यों फ्लोट कर पा रहे हैं? बिकॉज़ जो एयर है वो भी एक मैटर है, और अगर वो मैटर है तो डेफ़िनेटली उनके अंदर जो उनके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करने वाली टेंडेंसी रखते हैं, और जब कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में भी हिट होगा, और वो एक-दूसरे को हिट करते हुए उनके साथ में जो भी प्रेज़ेंट है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इवन और जो भी कुछ, उन सबको भी वो हिट करेंगे, और उनके आपस में हिट होने की वजह से ही वो क्या करेंगे, इर्रेगुलर वे में एक-दूसरे के साथ जो है मूव करते चले जाएँगे। इसलिए वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हुए हमें दिखेंगे। तो ब्राउनियन मोशन है हमें लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर, दोनों के ही अंदर जो है यहाँ पे मूवमेंट को शो किया। बात आती है सॉलिड की, तो सॉलिड जो होते हैं बच्चों, उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर इतनी इजीली उनके मूवमेंट को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन एक और हमारी प्रॉपर्टी होती है अ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाली, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमको काफी हद तक ये प्रूफ करके दिखाएगी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उन तीनों के ही अंदर मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन होता क्या है बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज ऑन देयर ओन, दैट मीन्स अपने आप, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारे घर के अंदर खाना बन रहा होता है तो उस खाने की जो फ्रेग्रेंस है अपने आप एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, और दूर तक हमें पता चल चुका होता है कि हमारे घर के अंदर बना क्या है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन जो है हमें तीनों ही स्टेट्स के अंदर दिखाई देगा, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर, लेकिन इनकी रेट जो है वो अलग अलग होगी। बिकॉज क्यों, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से कुछ तो फ्रीली मूव कर पाएंगे जैसे गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, लेकिन कुछ फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे जैसे कि सॉलिड्स। तो जो इसकी रेट है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी डिफ्यूजन के बच्चों, गैसेस के अंदर। फिर थोड़ी लोअर होगी किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर, और सबसे लोअर किसके अंदर होगी बच्चों, सॉलिड के अंदर, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, दूसरी चीज हम बात यहाँ पर करें अगर, तो जो डिफ्यूजन है बच्चों टेम्परेचर से भी जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। कैसे, जब गर्मी के सीजन में हम खाना बनाते हैं, अपना टिफिन बॉक्स अपने साथ लेकर आते हैं, तो उसकी स्मेल जो होती है वो हमको काफी देर तक डिटेक्ट होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर तक मूव कर पाएंगे और डिफ्यूजन शो करेंगे। बट विंटर सीजन में अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है काफी कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो होगा क्या, उनकी काइनेटिक जो एनर्जीज है वो स्लो हो जाएगी और वो दूर तक मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको जो आने वाली जो स्मेल है वो धीरे 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 लो हो जाएगी, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम लंच बॉक्स में लेकर क्या आए थे। ठीक है, तो डिफ्यूजन की रेट सबसे फास्ट किस में होगी बच्चों, गैसेज में। उससे स्लो किस में होगी बच्चों, लिक्विड में। तो सबसे फास्ट जो है डिफ्यूजन होगा गैसेज में, फिर होगा हमारा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्लो किस में होगा बच्चों, सॉलिड के अंदर। तो गैसेस का मैंने एक तो आपको ये बताया कि जब हमने खाना बनाया तो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो मिक्स हो गई किसके साथ, एयर के साथ। अब एक तो फैक्टर अफेक्टिंग जो हुआ डिफ्यूजन का वो तो होगा टेम्परेचर, दूसरा हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, तीसरा जो होता है वो होता है बच्चों क्या, इनकी कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की और जो है डिफ्यूजन हमेशा होगा। तो जिस किचन में खाना बन रहा था वहाँ फ्रेगनेंस की एक्सेस थी, तो मतलब दैट मींस उसकी हायर कंसंट्रेशन थी। जब बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पर वो चीज नहीं थी तो दैट मींस कि वहां पे लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये दोनों क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग दिखाएंगे। गैसेस का दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो परफ्यूम की बोतल, जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो हमने खोली उसको, किसी और रूम के अंदर होती है लेकिन हमको डिटेक्ट पूरे घर के अंदर वो हो जाती है कि कहीं ना कहीं परफ्यूम की बोतल ओपन हुई है। तो क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करती हुई लोअर कंसंट्रेशन जहां पर वो प्रेजेंट नहीं थी वहां तक पहुंच गई। तो ये प्रोसेस क्या है, हमारा इंटरमिक्सिंग है, और ये क्या है बच्चों, डिफ्यूजन। थर्ड यहाँ पर मैं आपको गैसेस के अंदर बता दूं अगर, एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया गया है गैसेस के इंटरमिक्सिंग का, वो क्या होगा। यहाँ पर एक सिंपल कलरलेस गैस है, दूसरी क्या है हमारे पास यहाँ पे ब्रोमाइन वेपर है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर की। तो हमने यहाँ पर इनको सेपरेट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक कुछ स्लिट लगा दी है जिससे कि ये आपस में भी मिक्स ना हो। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद इस स्लिट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इन दोनों गैसेस को मिक्स होने देंगे। तो देखो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन दूसरी साइड में इनकी कंसंट्रेशन लो है। तो ये खुद अपनी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूव करेंगे, और मूव करने के बाद हम देखेंगे कि पूरी की पूरी जो
टेस्ट ट्यूब्स हैं आपकी दोनों, वो किस में चेंज होगी, रेड ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो गई है, क्योंकि कलर लेयर गैस है, कलर लेयर गैस का तो हमको कलर दिखाई नहीं देगा, कलर दिखाई आपको किसका देगा, यहाँ पे ब्राउन कलर की ब्रोमाइन गैस का। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको शो करता है कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन प्रेजेंट होता है। अब बात आती है लिक्विड्स और सॉलिड की, कि क्या उनमें डिफ्यूजन होता है या नहीं। तो देखिए, जब हम बकेट के अंदर अपने व्हाइट कपड़ों को जब डाई लगा रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं डाई का, नील उजाला जो भी, ठीक है। जब आप उसकी 2-3 ड्रॉप्स को भी अगर उस बकेट के अंदर आप डालोगे तो आप देखोगे कि उन 2-3 ड्रॉप से ही पूरे का पूरा बकेट जो है उसका कलर कैसा हो गया बच्चों, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो ब्लू अदर मैटर थी वो लिक्विड के साथ, यानी कि बकेट के लिक्विड के साथ इंटरमिक्सिंग को शो कर रही है, जो कि एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। मतलब डाई ने अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से बकेट के अंदर जो उसकी प्रेजेंट कम थी उसमें इंटरमिक्सिंग को उसने शो किया, तो वो वहां पर डिफ्यूजन हो गया। सॉलिड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखा होगा जब हम चौक से किसी भी बोर्ड पे कुछ भी लिख दें, अगर हैंड टू हैंड अगर हम इनको रब कर दें तो क्या होगा बच्चों, ये रब हो जाएगा। बट अगर हम इसको रिमेन्स ऐसे ही छोड़ दें कितने 1 वीक के लिए और उसके बाद हम इसको रब करना चाहेंगे तो ये रब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स थे जो कि किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे, और जो हमारा बोर्ड था वो भी कैसा था बच्चों, सॉलिड था। इन दोनों के ही बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गई है, इंटरमिक्सिंग हो गई है। तो दैट्स मीन सॉलिड जो होते हैं वो भी डिफ्यूजन को शो करते हैं, लेकिन बस क्या डिफरेंस है कि इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो सबसे फास्ट गैसेस में, फिर लिक्विड में, और सबसे स्लो किस में होगा बच्चों, हमारी सॉलिड के अंदर। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्या थी, कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं। वो हमारा इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के थ्रू जो है प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या शो करती है हमें, कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स मीन्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें ये बताती है कि जो भी पार्टिकल्स हम अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, आपकी पेंसिल हो गई, ये बोर्ड हो गया, इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से इतना टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स अगर होंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। बट जो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि चौक हो गया और एक बोर्ड हो गया। अब चौक से बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, तो उस चौक और उस बोर्ड के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, एडेसिव फोर्स कहलाएगा। ये प्लास्टिक का एक पेन या आपकी जो पेंसिल है, जिस भी फोर्स के थ्रू वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है और एक दूसरे को एक फिक्स शेप, इस साइज के अंदर बांधे हुए हैं, वो क्या कहलाएगा आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है। लेकिन वो फोर्स जिसके थ्रू आप एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं, वो क्या है आपका एडेसिव फोर्स। अगर एडेसिव फोर्स नहीं होता तो हम किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी लिख नहीं पाते। पेन से आप अगर बुक के ऊपर लिख रहे हो, अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हो, तो वो कौन से फोर्स की वजह से पॉसिबल है, एडेसिव फोर्स के थ्रू। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर की, क्या, कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और तीसरा ये कि उनके बीच एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो कोहेसिव, और दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स के बीच में होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एडेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। बढ़ते अब हम आगे। आगे हमें यहाँ पर बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो आपने अभी तक छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगी कुछ और स्टेट, जैसे कि प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। बीईसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के कुछ पार्टिकल्स की जो है अरेंजमेंट दिया हुआ है। सॉलिड का अरेंजमेंट आप देखें तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड का अरेंजमेंट आप देखें तो ये एक दूसरे से तो है थोड़े दूर होंगे, है ना। दूर होंगे इसलिए देखो यहाँ पे ये मूवमेंट को इजीली शो कर पा रहे हैं। लेकिन सी के अंदर बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक। अब हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो डिफरेंशिएशन है, उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे बात हम यहाँ पे करें तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस की करें हम। जो सॉलिड होता है वो वेरी स्मॉल स्पेसेस इनके अंदर होते हैं, बिल्कुल स्पेस होते ही नेग्लिजिबल मानेंगे हम। लेकिन लिक्विड के अंदर कंपेरेटिवली लार्ज स्पेसेस होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा, ठीक। फिर बात करते हैं हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हमने आपने देखा भी, अट्रैक्शन फोर्स है ये,
तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज एन अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, वो मटेरियल अपने आप को उतने ही ज्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रखेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ा वीक होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा वीक होता है। फिर बात करते हैं हम नेचर की। तो जो सॉलिड होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड दैट मींस हम इजीली इनको, इनके शेप को चेंज नहीं कर सकते, इनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। तो ये होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी दैट मींस उनको हम इजीली चेंज ना कर पाए, तोड़ ना पाए, मरोड़ ना पाए, उनकी शेप को चेंज ना कर पाए, ठीक है। लिक्विड होते हैं फ्लूइड और गैसेस होते हैं हाईली फ्लूइड, लेकिन फ्लूइडिटी सॉलिड में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें हम, तो सॉलिड को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है उनके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करना और बिल्कुल पास ले आना उनके मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा प्रेस करना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सॉलिड है। अगर आप चाहें सॉलिड को आप अपने हाथों से इस तरह से बीच में रख के प्रेस कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। अब प्रेस होने के लिए इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं बचे, तो दैट मीन्स ये नेग्लिजिबल है। फिर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर बहुत स्मॉल होता है, क्यों, इनकी फ्लूइडिटी की वजह से, इसलिए वो इजीली जो है कंप्रेस नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो गैसेज है ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फॉर द एग्जांपल आपने सिरिंज अगर ली हुई हो और उस खाली सिरिंज को अगर आप प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि वो इजीली प्रेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसी सीरीज के अंदर अगर आप वहां पर कुछ भर दें लिक्विड, तो आप जब उसको प्रेस करोगे तो पहले के कंपैरिजन में अब उसको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि ये जो है लिक्विड के साथ इजीली प्रेस नहीं हो रही, दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी नहीं है उसकी। लेकिन अगर खाली सीरीज है तो दैट मींस वो एयर प्रेजेंट है और वो फटाफट से कंप्रेस हो जाएगी, मींस वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों? क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस काफी ज्यादा हैं। जब हम इन्हें कंप्रेस करेंगे तो इनके पास फिर से छोटा होने के लिए ऑलरेडी स्पेसेस प्रेजेंट है, जिनको ये आकर के ऑक्यूपाई कर लेंगी, तो दैट मीन इनकी कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं शेप्स एंड वॉल्यूम की। जो सॉलिड है हमारा, इनका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होती है। और जो लिक्विड स्टेट होती है उनका इनडेफिनेट शेप होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे, मतलब जिस भी कंटेनर में आप इसको ले रहे हो उस कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या कर सकता है, किसी भी ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, किसी और चीज में डाले तो उसका जैसा ही दिखाई देगा, इसलिए इनका शेप डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है। और गैसेस का तो कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम। बात करते हैं हम डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होती है, मासेस के। तो जो सॉलिड है उनका मासेस काफ़ी हाई होता है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। एंड लिक्विड की जो है इनके कंपेरिजन में कम होगी और सॉलिड्स की बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स वो एनर्जी जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इजीली, जो हमने डिफ्यूजन में और ब्राउनिंग मोशन के अंदर देखा था, ठीक है। तो इनकी सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लिक्विड स्टेट की हम बात करें तो थोड़ी सी हाई होती है और गैसेस की तो सबसे ज्यादा हाई होंगी, ठीक है। डिफ्यूजन हमने बोला था कि सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल होता है, दैट मीन्स हम इसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर लिक्विड के अंदर स्लो होगा और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कंपैरिजन इनका देख लिया, साथ में हम यहाँ पर अब देखते हैं प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। तो प्लाज्मा और बीईसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्लाज्मा क्या होती है बच्चों, एक हाईली एनर्जेटिक फॉर्म होती है प्लाज्मा, जो नेचर के अंदर अगर आप देखें तो आपको सन के अंदर दिखाई देगी, स्टार्स के अंदर दिखाई देंगी। होता क्या है, ये आयोनाइज्ड गैस होती हैं और ये आयोनाइज्ड गैस जो है जनरली होती कौन सी बच्चा, इनर्ट गैसेस होती हैं, जो इजीली कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होती। तो जब हमने इनको हायर टेम्परेचर दिया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर पर ये जो गैसेस है वो क्या होंगी, आयोनाइज होंगी। और जब आयोनाइज होंगी तो इनकी एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल में होती है। तो इनकी एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी की वजह से ही कौन सी स्टेट डेवलप्ड होगी बच्चों, प्लाज्मा स्टेट जो है वो डेवलप्ड होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है सेकंड दिखाई देती है हमको बोस-आइंस्टीन। अब हम प्लाज्मा की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजें, फ्लोरेसेंस ट्यूब हो गई और न्यूनसेंट बल्ब जो है उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। बीईसी जो है इसके जस्ट अपोजिट है, दैट मींस बीईसी हमको तब मिलेगी जब हम किसी गैस को एक्सट्रीमली हायर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी को बहुत लो कर दें, प्रेशर हायर अप्लाई करें बहुत हाई प्रेशर पे, और बहुत ज़्यादा कूल इसको टेम्परेचर जब दे दिया जाएगा,
तब कोई भी गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, बीईसी के अंदर कन्वर्ट होगी। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है करके दिखाया जा चुका है, कहाँ पर, ये हमको दिखाया है यहाँ पर, एरिक ए ने, कॉर्नल ने, वुल्फगैंग ने एंड केची ने, कार्ल ई ने, इन सब ने जो है यूएसए के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया था। और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये सब फिजिक्स के टीचर्स हैं। सबसे पहले जो सत्येंद्र नाथ जो बोस थे, उन्होंने एक कैलकुलेशन कुछ करके दिखाई थी, ठीक है। उस कैलकुलेशन को प्रेडिक्ट किया था किसने, आइंस्टीन ने। और उस आइंस्टीन ने प्रेडिक्शन के बेसिस पे ये कहा था कि बीईसी नाम की एक फिफ्थ स्टेट जो है मैटर की, वो डेवलप्ड हो सकती है। और उसको डेवलप करके दिखाया किसके, यूएसए के इन कुछ साइंटिस्ट ने, जिनको 2001 के अंदर अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट है किसकी, मैटर की। चलते अब हम आगे, हम देखते हैं यहाँ पे इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट मींस किस तरह से एक, हम आपने देखा होगा कि हम जब बचपन से बोलते हुए आते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है। तो बोलना अलग होता है, चेंज करना अलग चीज होती है, ठीक है। तो इनका जो इंटरकन्वर्जन जो होता है वो इतना इजीली नहीं होता। इंटरकन्वर्जन के लिए हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, टेम्परेचर होता है और दूसरा होता है प्रेशर। तो वन बाय वन हम इनको अल्टरनेट करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर जो है स्टेट्स को जो है, स्टेट के इंटरकन्वर्जन को जो इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, अल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो इंटरकन्वर्जन होगा जब हम टेम्परेचर को अल्टरिंग कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे सॉलिड से लेकर के हम जा रहे हैं लिक्विड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें आइस को, आइस का टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चेंज होगा जब हम किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में जब हम इसको चेंज कर रहे होंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हमको इसके अंदर देखना है। मेथड हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि आप एक बीकर लेंगे, उसके अंदर आइस क्यूब्स को डालेंगे, आपको थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्मामीटर के साथ आपको स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, वायर केस की जरूरत पड़ेगी, ट्राइपॉड स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। इन सबको हमने लिया और टाइम टू टाइम हम क्या करते हुए चलेंगे, टेम्परेचर को नोट करते हुए चलेंगे। ये टेम्परेचर आपके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कितना हेल्पफुल है, मैं अभी आपको इसको बताने वाली हूँ। हम देखते हैं कि हमने इसका एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, जब करने के बाद हमको किस तरह से दिखाई देने वाला है। ये हमने यहाँ पर सेटअप लगा दिया और हमने यहाँ पे नीचे से बर्नर को जलाया, जैसे हम हीट देना इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने जब हीट दिया, यहाँ पर हमारे पास आइस है और आइस के अंदर हमने थर्मामीटर को रख दिया है। तो जब हमने थर्मामीटर को रखा तो हम देखेंगे कि हमने 6-7 बार इसके टेम्परेचर को नोट किया। लेकिन टेम्परेचर जो सबसे पहले जो था हमारा कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हम टेम्परेचर में देखेंगे कि जब तक हमारे बीकर के अंदर जो आइस है पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो गई होगी, तब तक हम ये देख रहे हैं कि जो थर्मामीटर है उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो सारी जो एनर्जीज है वो एब्जॉर्ब कर रही जा रही है, किसके थ्रू, आइस के थ्रू, ठीक है। किस लिए, वो जो एनर्जी जो है वो हिडन फॉर्म में है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट जो ली आइस ने, किस काम के लिए ले रहा है, अपने आप को फ्यूज करना, फ्यूज करना दैट मींस लिक्विड में चेंज करना। तो जब वो फ्यूज कर रहा है दैट मींस अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में वो उस चीज को यूज में ले रहा है। इसलिए हमको इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है बच्चों, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज नहीं हो जाता है। तो इस प्रैक्टिकल के बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स आप यहाँ पे सीखेंगे कि सबसे पहले तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन वो प्रोसेस है बच्चों जिसके थ्रू एक सॉलिड जो है, यानी कि आइस, किसमें, सॉलिड, फॉर द एग्जांपल आइस वरना सॉलिड के लिए ही आप यूज करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फ्यूज हो रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग और फ्यूजन। उसके बाद हम करते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। दैट मींस जब आपने स्टार्ट किया एक सॉलिड से, तो सॉलिड जब यहाँ पर गया तो किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, लिक्विड में। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोसेस है ये आपका कहलाएगा मेल्टिंग, ठीक है, या आप इसको कहेंगे फ्यूजन। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब जब लिक्विड वापस से फ्रीज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड। तो जब लिक्विड को हम फ्रीज कर रहे हैं सॉलिड में, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका फ्रीजिंग। ये आपका कहलाएगा फ्रीजिंग।
ठीक है, या इसको आप बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? सॉलिड में। तो इसको आप बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको इस इक्विलिब्रियम से दैट मींस एक स्टेट ऐसी बन रही है जिसमें सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और लिक्विड फिर से रिवर्स होकर किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड के अंदर। लेकिन ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा हमारा? ये पॉइंट कहलाता है बच्चों, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। हमको इस पूरे डायग्राम से कितनी चीजें देखने को मिल रही है? हम इससे प्रोसेस को बता सकते हैं, टेम्परेचर को बता सकते हैं। तो प्रोसेस जिसके थ्रू ये हो रहा है वो मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाएगा। लिक्विड से जब सॉलिड बनना है तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। अब टेम्परेचर की बात आती है तो टेम्परेचर वो होगा जिस 0 डिग्री सेल्सियस से ये स्टार्ट हुआ है, उसी 0 डिग्री में आकर के रिवर्स होकर के ये फिर से सोलिडिफाइड हो जाएगा। तो दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर और इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों बच्चों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, और वो कितने होंगे? 0 डिग्री ही होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब टेम्परेचर, पॉइंट जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो किसके लिए बच्चों? टेम्परेचर के लिए। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड चेंज होगा किसमें? लिक्विड में, वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और सेम वही एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से सॉलिड में, वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हमारे, वो दोनों इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ अलग से टर्म्स भी दिखाई दे रही होगी, कैल्विन्स वगैरह। तो ये अभी हम जो है आगे देखेंगे इंटर कन्वर्जन के बाद कि कितने टाइप्स के स्केल्स होते हैं और उनको भी हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके वो टर्म लेटेंट हीट, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि जो आइस है उसके अंदर हमने थर्मामीटर लगा दिया, रेगुलर हम उसको हीट दे रहे बर्नर के थ्रू, लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो क्यों नहीं बढ़ रहा था बच्चों? क्योंकि वो जो जितना भी एक्सटर्नल जो टेम्परेचर हमको मिल रहा था वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? वो आइस के मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट के फॉर्म में। और लेटेंट हीट क्या काम करती है बच्चों? जो सॉलिड हमारे पास वहां पे प्रेजेंट था और सॉलिड्स के बॉन्ड को ब्रेक करने का वो काम वहां पर कर रही थी। ठीक है, तो ये लैटेंट हीट जो है ग्रीक वर्ड का वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है हीडन। तो ये हीट हमको टेम्परेचर स्केल्स के अंदर मेजर नहीं हो पा रही थी, हम उसको देख नहीं पा रहे थे, है ना। तो इसलिए हमने इसको हिडन हीट बोला, जिसमें छुपी हुई ऐसी हीट जो कि क्या काम कर रही थी? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का। तो लैटेंट हीट और फ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर देखें तो कितनी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as latent heat of fusion। तो ठीक है, अब ये कितनी होती है बच्चों? आइस को 1 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, या फिर 80 कैलोरी पर जो ग्राम है, इतनी लेटेंट हीट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। किसके लिए बच्चों? 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? लिक्विड के अंदर। ठीक, सेम अगर हम यहाँ पर देखें अब आगे प्रोसेस हमारा, अब हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लिक्विड में हम चेंज हो गए, लिक्विड से हम कहाँ जाने वाले? स्टीम में, और स्टीम से वाइस वर्सा फिर से लौट करके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे? वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर लिक्विड को लिया, लिक्विड को लेने के बाद सेम जो सेटअप है हमारा, देखो उसके अंदर हमने थर्मामीटर को रखा, थर्मामीटर को रखने के बाद हम कॉन्स्टेंटली उसको जो है गर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम गर्म कर रहे हैं हम देखेंगे वाटर आपको बॉईल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर स्केल के अंदर फिर से हमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी डिफरेंशिएशन होता है। मींस इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बिल्कुल फ्रीली मूव होते हैं। तो इसको वहां से वहां जाने के लिए अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए फिर से इसको कोई ना कोई एनर्जी की या हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी भी एक्सटर्नल हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? लेटेंट हीट के अंदर। लेकिन अब जो लेटेंट हीट होगी हमारी वो कौन सी होगी बच्चों? सॉरी, अब लेटेंट हीट हमारी होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली। ठीक है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको? वेपर के अंदर। तो ठीक उसी तरह से हमको यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस और कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी, किसकी? बॉइलिंग की और वेपोराइजेशन की। हम सभी जानते हैं कि जब किसी लिक्विड को अगर हम वेपर में चेंज करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा बॉइलिंग या वेपोराइजेशन कहलाता है। फिर से अगर हम उस वेपर को जब कूल सरफेस से टच करवाते हैं, कूल एरिया उसको जो है प्रेजेंट वहां पर लेकर जाते हैं उसको, तो क्या होगा?
वो जो गैसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, लिक्विड में। और बचपन से हम जानते हैं कि इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट भी करके देखे हैं बचपन में कि आपने एक बर्फ से भरा हुआ जो गिलास है टेबल के ऊपर रख दिया, या फिर जो हमारी ठंडी जो बोतल होती है, चिल्ड बोतल फ्रिज से निकाली हुई, जैसे आप उसको रखेंगे तो क्या होगा, उसके चारों ओर जो है बाहर के जो आउटर सरफेस होता है वहां पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई थी बच्चों, हमें पता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, और वाटर वेपर जो है वो वाटर वेपर है, दैट मींस उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट थी। तो अब क्या होगा, वो अपनी एनर्जी जब जैसे ही कूल सरफेस के टच में आएगी, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो वो प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, जिसमें वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गई। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, वो क्या कहलाता है बच्चों, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट दोनों का सेम होगा। दैट मींस लिक्विड जो 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था गैसेस के अंदर, तो फिर से जब वो वापस, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड है किस पे चेंज हुआ है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट होना शुरू हुआ था किसके अंदर, एक गैस के अंदर। तो जब ये फिर से लोड करके आ रहा होगा तो कौन से टेम्परेचर पे आ रहा है बच्चों, 100 डिग्री पर। तो सेम जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेल्सियस थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो आपका कंडेंसेशन पॉइंट है और वेपोराइजेशन पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों सेम होगा। कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको कितनी चाहिए थी, वो चाहिए थी आपको 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और यहाँ पर लेटेंट वेपोराइजेशन आपको कितनी चाहिए बच्चों, 22.5 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और कैलोरीज की अगर हम बात करें तो 540 कैलोरी पर ग्राम। इतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हमें जरूरत है, किसके लिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, उनको फ्री करके, कहाँ में, किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो है हमारा क्या था, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट था। ये किस तरह हम टेम्परेचर को इफेक्ट करके टेम्परेचर की हेल्प से एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमने क्या, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड के अंदर। और इसके अंदर सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। इसीलिए तो वेपर के पास ज्यादा हीट होती है। जब हमको बोला जाता है कि जब हम बर्न होते हैं बॉइल वाटर से या वेपर से, तो हमको ज्यादा इंजरीज किससे होगी, जब हम वेपर से बर्न होंगे तो हमको ज्यादा इंजरीज होगी। क्यों, क्योंकि वेपर के पास वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा टेम्परेचर है। क्यों, क्योंकि उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्व किया हुआ है। इसलिए ऐसा कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है ठंडे पानी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कितना बड़ा रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके पास, टेम्परेचर टाइम ग्राफ के पास। टेम्परेचर टाइम ग्राफ होता क्या है बच्चों, टेम्परेचर टाइम ग्राफ वो है जिसमें हमने देखा टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ, जो हमें ये बताएगा कि किस तरह से जो है इंटरचेंजिंग हो रही थी, किसके बीच में, मैटर्स की अलग अलग स्टेट्स के बीच में। तो देखते हैं एक बार इसको। ये देखो, यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, दैट मींस यहाँ पर ये जो 0 डिग्री वाला है ये किस चीज को बताएगा बच्चों, सॉलिड को। सॉलिड गैस में आप आइस ले सकते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्टेड मीन्स सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होता है बच्चों। सिर्फ वाटर है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमने इसको लिया है। आइस के बाद ए से लेके बी तक एक फ्लैट लाइन हमको देखने को मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है बच्चों, एक इक्विलिब्रियम में है। मीन सॉलिड अभी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ है लिक्विड में, और लिक्विड पूरी तरह से अभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वर्क कर रही है, किस में वर्क कर रही है, सॉलिड को ब्रेक डाउन करने में। फिर जब हम बी पे पहुंचेंगे, दैट मीन्स ये हमको लिक्विड मिल चुका है। अब लिक्विड जब मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि 100 डिग्री हमको नहीं मिलेगा। जब हमको 100 डिग्री मिल गया है, इस पॉइंट पर आकर के बॉइलिंग स्टार्ट होगी। जब बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा बच्चों, लिक्विड जो है और गैसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम बनेगा, दैट मींस लिक्विड पूरी तरह से गैसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। और यहाँ पर ये क्या यूज हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे वर्क कर रही है, और जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा डी पर तो दैट मींस ये पूरी तरह से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैसेस में कन्वर्ट होते ही इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ये हमको बता रहा है किस तरह से टेम्परेचर और टाइम की वेरिएशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन हमको बताता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स होते हैं बच्चों, एक तो यहाँ पर आपको CFK दिखाई दे रहा है, दैट मींस 3 टाइप के स्केल्स हैं। एक तो आप बोलते हैं सेल्सियस, एक आप बोलते हैं केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो सेल्सियस है बच्चों, इन तीनों स्केल्स के अंदर हम टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल की बात अगर हम यहाँ पे करें तो केल्विन स्केल होता है ये 273 से लेकर के 373 तक होता है। दैट मीन्स इसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो 273 है, और हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कितना है बच्चों, वो कितना है बच्चों यहाँ पर 373 है। ठीक है, वैसे ही सेल्सियस जो होता है इसकी लोवेस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें जिसपे ये फ्रीज होगा, है ना, और जिसपे ये बॉईल होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट जो होता है इसका लोवेस्ट पॉइंट जो होता है बच्चों वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड हाईएस्ट जो पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के लिए हम कभी भी यहाँ पे डिग्री का यूज नहीं करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए हम यहाँ पे डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पर रिलेशंस के थ्रू में बताया हुआ है कि किस तरह से हम इन तीनों को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली इक्वल होता है 273 के, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में डायरेक्टली इक्वल होता है 373 के। लेकिन फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पर अगर हम इन 212 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंस देखें तो हमको यहाँ पर 180 डिग्री जो है ज़्यादा मिलता है। मीन्स तो अगर हमसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की जाए किसकी, कि फ़ारेनहाइट जो है उसको किस तरह से हम डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो इनके अगर हम कंपेरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट की तो ये हमको मिलेंगे। मतलब जो हमने 180 कहाँ से आया, जब हमने 212 को माइनस किया 32 में से, तो हमको कितना डिफरेंस मिला 180 का। एंड ये 100 जो क्या होता है लोवेस्ट पॉइंट होता है किसका, सेल्सियस का। देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हमको इसको कन्वर्ट करना है, दैट मींस ये इससे इतना बिगर है, जैसे कंपैरिजन हमने किया तो यहाँ पे सेल्सियस प्लस हमने इसमें लोवेस्ट पॉइंट को इसमें अंदर ऐड किया। फ़ारेनहाइट का लोवेस्ट पॉइंट कितना था बच्चों, 32 डिग्री था। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर आपको 595 जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों वो इनके स्केल के जो डिफरेंशिएशन जो है उससे आया है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके थ्रू हम किसी भी सेल्सियस स्केल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, फ़ारेनहाइट के अंदर। उसी तरह से अगर हम केल्विन और सेल्सियस के बीच का इंटर कन्वर्जन देखें अगर, तो अगर हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, 273 जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू दी गई है डिग्री सेल्सियस की उसको अगर हम ऐड कर दें तो हमको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, केल्विन वाली। ठीक है, ये केल्विन स्केल पे हमको डिग्री सेल्सियस की जो है वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्केल्स होते हैं बच्चों टेम्परेचर स्केल, उनको भी हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। मींस अभी हमारा जो प्रोसेस था वो कैसे चल रहा था बच्चों, पहले हम गए थे सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गए थे हम गैसेस के अंदर, फिर उसका उल्टा हमने चला यहाँ पर गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। दैट मींस इंटरमीडिएट स्टेट थी जो कि लिक्विड स्टेट थी। लेकिन ये आपको जो देखने को मिल रहा है वो किस चीज को बता रहा है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन को। ये तो आपका हो गया फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, इन दोनों चीजों का आपने पढ़ लिया, इन दोनों चीजों का आपने पढ़ लिया अभी। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर आपको दी गई है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। दैट मींस ये ऐसी स्टेट है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, गैसेस के अंदर, और गैसेस फिर से किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड के अंदर। तो ये क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, ये होता है आपका सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन कौन शो करता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड
आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन जो होते हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। ये होता है हमारा सॉलिड से गैस से कन्वर्ट होने वाला सब्लाइम कहलाता है, और गैस से फिर से सॉलिड में मिलना सब्लिमेट होता है। ठीक है, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो वो क्या है, हमारा सब्लाइम है। इस सब्लाइम को जब कूल डाउन करेंगे तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्लिमेट है। और जो प्रोसेस जब हम जा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस हम डिपोजिशन होगा। ठीक है, लेकिन पूरा किसके अंदर आया बच्चा, सब्लिमेशन के अंदर। सब्लिमेशन कहाँ देखने को मिलता है आपको, देखो हमारे घर के अंदर जब ऑर्डिनल्स वगैरह जो है वो यूज करते हैं टॉयलेट्स के अंदर, रूम्स के अंदर, रूम फ्रेशनर्स की फॉर्म में, वो होता है क्या है बच्चा, सब्लिमेशन को ही शो कर रहा होता है, जिसके अंदर सॉलिड जो है अगर हम उसको हवा में खुला छोड़ दें तो वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं हम कपूर की, पूजा में जब हम उसको यूज करते हैं, जो कपूर को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता ही नहीं है, डायरेक्टली वेपर बन के वेपोराइज हो जाता है, वैनिश हो जाता है, हमको दिखाई ही नहीं देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है वो मैटर की स्टेट्स में, वो किसकी वजह से हुआ था, टेम्परेचर की वजह से। डायरेक्टली भी देख लिया हमने और प्रोसेस के थ्रू भी देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टरिंग द प्रेशर ऑफ द मैटर, दैट मीन्स प्रेशर जो है किस तरीके से मैटर के स्टेट को कन्वर्ट कर सकता है या नहीं। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर बच्चों, गैसेस के अंदर। इसको बोलते हैं हमने कंप्रेसिबिलिटी, नाम इसको हमने दिया था, जो भी हमने जस्ट पहले देखा था कि अगर जो गैसेस है उसको अगर हम कंप्रेस करें, हायर कंप्रेशन यानी कि प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करें और टेम्परेचर उसका लो कर दिया जाए, तो वो गैस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा वो क्या कहलाता है बच्चों, इफेक्ट किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है वो किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से हो रहा है। लेकिन इसी प्रेशर की वजह से हमको किसका फॉर्मेशन होता है, ड्राई आइस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2, जो एक्सट्रीमली कूल्ड होती है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, डीप फ्रीज में, और कीप आइसक्रीम जो कोल्ड होती है उसको रखने के लिए। ठीक है, प्रेशर की यूनिट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट जो होती है इसकी जो 1 atm किस एसआई यूनिट जो है पास्कल है, और वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। अब जो प्रेशर वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, अगर प्रेशर हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है जब लोवर होता चला जाएगा, प्रेशर अगर कम होगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी लोवर होगा, और दिस हेल्प्स अ रैपिड चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। तो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम सही तरीके से यूज करके गैसेस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई करा सकते हैं, हाईली प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हमारा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन जो होता है बच्चों, एक ऐसे फिनोमेना होता है जो कि कहाँ पर होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है, मैं इसका आपको डिफरेंशिएशन बताती हूँ। इवेपोरेशन के लिए भी टेम्परेचर की जरूरत होती है, और बॉइलिंग पे भी। बॉइलिंग से भी हमको वेपर का फॉर्मेशन होता है, इवेपोरेशन से भी वेपर बनती है। लेकिन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंस बोलेंगे, छोटा नहीं बोलेंगे, वो ये होता है कि बॉइलिंग जो होता है बच्चों, उसके अंदर आपकी पूरा का पूरा लिक्विड ही जो है एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे, एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर के अंदर। जैसे कि बॉइलिंग के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इवेपोरेशन के लिए हमें किसी भी फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर के अंदर जो है एक लिक्विड वेपोराइज हो सकता है, वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये फिनोमिना जो होता है बल्क में ना होकर के किसके अंदर होता है बच्चों, सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। मीन्स जब आपने फर्श को धोया हुआ होता है तो थोड़ी देर के बाद फर्श अपने आप सूख जाता है। क्यों, बिकॉज उसका जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन के बहुत सारे यूजेस आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। ठीक, इवेपोरेशन के लिए भी लेटेंट हीट की जरूरत होती है, बॉइलिंग के लिए भी लेटेंट हीट की जरूरत होती है, लेकिन डिफरेंस कितना है, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, जबकि बॉइलिंग जो है आपका वो बल्क फिनोमिनन है, और उसके लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट आपने कहा था। और जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट इवेपोरेशन के लिए किसी बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अदर सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इवेपोरेशन है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है इवेपोरेशन की रेट भी उतनी ही ज्यादा होती है, बिकॉज उसको उतनी ही इजीली लेटेंट हीट जो है वो ऑब्टेन हो जाती है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है सरफेस एरिया। जितनी ज्यादा हम वॉल्यूम उसकी बढ़ा देंगे उतनी ही ज़्यादा जो वहाँ पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनको इवेपरेट होने के लिए
क्योंकि ये फिनोमिनन कैसा है, सरफेस का फिनोमिनन होता है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा दूर-दूर होंगे, वो उतनी ही ईज़िली वहाँ से इवेपोरेट हो पाएँगे। कब? जब हम उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। इसीलिए जब हम छत के ऊपर जब कपड़ों को सुखाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि कपड़ों को दूर-दूर फैला करके डालें, ताकि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी स कपड़ों से उनका जो वाटर है, वो इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा, ठीक है? फिर हमको बोला जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी होती क्या है बच्चों? एयर के अंदर पहले से ही अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर या मॉइस्चर जो है वो ह्यूमिडिटी को इंडिकेट करता है। जैसे कि बारिश के सीजन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जितना टेम्परेचर होगा अगर बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और पहले से ही प्रेजेंट वाटर वेपर की वजह से जो कपड़े हमने सुखाए हैं वो सूख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी और हमारे कपड़ों से स्टिक हो जाएगी। तो दैट्स मीन ह्यूमिडिटी की वजह से जो है हमारे कपड़ों का पानी इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो ये हमें इफ़ेक्ट करती है कैसे कि ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस ज़्यादा होने से इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा तो हमारे बरसात के सीज़न में कपड़े वगैरह नहीं सूखेंगे और वो गीले ही बने रहेंगे, ठीक है? विंड स्पीड की बात अगर हम करें, तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होती है, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि विंड की स्पीड के साथ-साथ जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या होंगे? उतनी ही जल्दी इवेपोरेट होंगे, ठीक है? उनकी एनर्जी बढ़ जाएँगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंसेस की। नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो 2 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो वोलेटाइल होते हैं और एक नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है? अब वोलेटाइल किसको बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल किसको बोलेंगे? जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वोलेटाइल होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल जिसमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, क्योंकि वो जल्दी अचीव करेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट को, तो वोलेटाइल होंगे। तो जो वोलेटाइल नेचर के सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक? लेकिन जो नॉन वोलेटाइल होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, उनको इवेपोरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो इवेपोरेशन की रेट है वो इस सब्सटेंसेस के ऊपर डायरेक्टली जो है बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से अफेक्टेड होगी। मतलब इनका रिवर्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनका इवेपोरेशन ज़्यादा, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनका इवेपोरेशन कम होगा। इनवर्सली हमको यहाँ पर प्रोपोर्शन दिख रहा है। कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन, दैट मीन्स इवेपोरेशन जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर सबसे मेन जो इफेक्ट हमको करता है वो किस चीज में करता है कि इवेपोरेशन हमको एक कूलिंग का कोज देता है। दैट मीन्स हमको इससे काफी ज्यादा फायदा होता है समर सीजन में, मटके के पानी को ठंडा करने में, है ना? क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के लिए मैंने आपको जैसे बोला, एक लैटेंट हीट की जरूरत होती है, एक टेम्परेचर जिसके थ्रू सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन कर सके, और एनर्जी को गेन करके किस में कन्वर्ट हो सके? वेपर के अंदर। तो जो आपका पोर्ट जो होता है, मटका जिसके अंदर पानी भरा जाता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो पोर्स हैं वहां पे छोड़ दिए जाते हैं। वो पोर्स हमको दिखता नहीं है, लेकिन उस पोर्स में से पानी जो है वो बाहर आ रहा होता है, और वो मटके को चारों तरफ से गीला कर देता है, ठीक है? जब मटका चारों तरफ से गीला हो चुका होता है, तो हम देखेंगे कि वो जो वाटर है वो क्या करेगा, लिक्विड उस मटके के चारों ओर प्रेजेंट जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर था उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके जो लेटेंट हीट जो वेपोराइजेशन है उसको गेन करेगा, और गेन करके क्या हो जाएगा बच्चों? इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब वो उसके आसपास का एरिया ठंडा हो चुका है, क्योंकि जो टेम्परेचर था उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया है? उस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ने, है ना? और रिजल्टेंट हमको क्या मिला? कूलिंग इफेक्ट मिला। क्या कूलिंग इफेक्ट? कि हमारे मटके का पानी ठंडा हो गया, ठीक है? इसलिए समर सीजन के अंदर हम देखें तो कॉटन के क्लोथ्स हम पहनते हैं, ठीक है? कॉटन के क्लोथ जो है एब्जॉर्ब करते हैं हमारे स्वेट को। तो ज़्यादा हम उसके अंदर समर सीजन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पसीना सा आता है, पर्सपायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो क्यों? जब वो लिक्विड जब बाहर आ रहा है हमारे पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, तो होगा क्या? वो हमारे आसपास, बॉडी के आसपास प्रेजेंट, जो बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट जो टेम्परेचर है, उस एक्सेस टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लेकर के वो क्या हो जाएंगे बच्चों? इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जब वो इवेपोरेट होंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो था स्वेट की फॉर्म में जो बाहर निकला था, उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी से, और जब एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। उसी तरह से जो हम एसीटोन्स वगैरह जो हैं, अगर हम उसको अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमको जो है कूलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज हमारी पाम के ऊपर जो भी लेटेंट हीट थी जो उसको रिक्वायर्ड थी, किसको? एसीटोन को, वो उसने ले ली है। कहाँ से? हमारी पाम से, ठीक है? और इस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो गया।
इसी तरह से जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर हमारी सर दर्द पर या फिर कभी चोट आपको लग चुकी होती है, पेन, तो जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एसीटोन को, स्प्रिट्स वगैरह को, तो हमको कूलिंग सा इफेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो चोट आपको लगी है उसके आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन जब आपने एसीटोन या स्प्रिट्स या डिटोल जो भी अप्लाई किया, वो क्या करेगा बच्चों? वो लिक्विड की फॉर्म में है, और लिक्विड की फॉर्म में होने की वजह से वो क्या होंगे, एसीटोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? स्प्रिट जो होती है ये अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है? ये वोलेटाइल्स होते हैं। तो ये वोलेटाइल होंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन जहाँ पे हमको चोट लगी है वहां से उस पेन को ये एब्जॉर्ब करेंगे। और पेन क्या है? टाइप ऑफ हीट है, टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होंगे तो जब हीट वहां से एब्जॉर्ब कर ली गई है तो उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमको कूलिंग फील होगी। तो इसी तरह से जो हम कूलिंग फील करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इवेपोरेशन की वजह से होता है। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से समर सीजन के अंदर हम अपने फर्श को और छत को ठंडा रखने के लिए वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं वाटर का। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो क्या करेगा बच्चों, सरफेस में जो हीट थी, जो टेम्परेचर से एब्जॉर्ब किया है, वो जब गर्म हो चुका है ना, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने वहाँ पे पानी डाला है। क्योंकि पानी क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट जो उसको चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, वो वहां से वो गेन करेगा और उस हीट को लेकर के उड़ जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। जब वो लेकर के वहां से इवेपरेट हो गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमें कूलिंग इफेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चों मैटर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे चारों ओर किस तरह से मैटर जो है प्रेजेंट होते हैं, और इनका इंटर कन्वर्जन हो गया या इनकी जो प्रोसेसेस हैं किस तरह से हमको बेनिफिट देती हैं, है ना? इनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती है, इनका इंटर कन्वर्जन क्या होता है, उसकी स्केल्स किस तरह से हम टेम्परेचर स्केल्स को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आपने स्टेट देखी कि मैटर की कितनी टाइप्स की स्टेट्स होती हैं, और मैटर जो होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही बने हुए होते हैं। तो आज हमने मैटर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखा है, इस चैप्टर को सीखा है। होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसी तरह से आप ध्यान लगाकर रेजोनेंस से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।